Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर B2 है। सबक का नाम है गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियाँ यकीनन आप लोगों को भी हर साल गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और आप भी छुट्टियों से पहले ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि खाला के घर जाएंगे, मामू के घर जाएंगे या फ़लाँ जगह सैर को जाएंगे या फ़लाँ पार्क में जाएंगे। तो इसी तरह से इसमें भी छुट्टियों में सैर पे जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और वहाँ के बारे में कुछ मालूमात मुहैया की गई है। तो चलें पढ़ते हैं। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने कोयटा जाएंगे। कोयटा ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी जो है वो कम होती है, वहाँ पे मौसम की शिद्दत कम होती है, गर्मी की शिद्दत कम होती है। वहाँ पे सर्दी शदीद होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया। इनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने इन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि अपने अलग अलग बस्ते बनाएंगे, यानी अपना जो सामान है वो अलग अलग अपने अपने बैग में रखेंगे ताकि वो खुद उठा सकें और इन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी क्योंकि उसको किताबें पढ़ने का शौक़ था और कराची से कोयटा तक का सफ़र लंबा था, तो वो सफ़र में तो सो भी नहीं सकते, तो इसलिए उसने सफ़र में बोरियत से बचने के लिए किताबें साथ रखी ताकि वो किताबें पढ़े और अपनी किताबें पढ़। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। बस अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना सो सकते थे क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। एक तो बस में जगह भी तंग होती है और दूसरा टेप रिकॉर्डर ऑन करने का मकसद ये होता है कि जो ड्राइवर है उसको ऊँग ना आए, नींद ना आए, क्योंकि अगर ड्राइवर को ऊँग या नींद आ गई तो एक्सीडेंट होने का या हादसा पेश आने का खदशा होता है। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा, सरेआब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। सफ़ा नंबर 34 खोल लें। अब्बू ने एक आदमी से पूछा, लियाकत बाज़ार कहाँ है? उस आदमी ने हंस कर कहा, आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। क्योंकि उनको जगहों के बारे में मालूमात नहीं थी, इसलिए उनको नहीं पता था कि वो लियाकत बाज़ार में खड़े हैं या किसी और जगह पे हैं। इसलिए उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई कि वो इसी जगह पे हैं और फिर भी पूछ रहे हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंस दिए। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हुए। एक ज़ियारत जो है वो जगह का नाम है और दूसरा ज़ियारत का मतलब है देखना, नज़ारा करना। गर्मी बहुत थी, इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुंह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। 3 घंटे बाद ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वहाँ का मंजर जो था बहुत खूबसूरत था। दोपहर हुई तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। वो सब बहुत खुश हुए।
کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے۔ وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے۔ ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی، کیونکہ جو بلوچستان ہے، کوئٹہ صوبہ بلوچستان میں ہے، تو صوبہ بلوچستان میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بلوچی ہے۔ پورے ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے، اور مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو صوبہ بلوچستان میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو بلوچی کہتے ہیں۔ شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے۔ وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے، اور ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے۔ ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے، کیونکہ خشک میوے جو ہیں وہ کوئٹہ میں کثرت سے ہوتے ہیں، وہاں کی خاص چیز جو ہے وہ خشک میوہ جاتی ہیں۔ دوسرے دن بھی گھومنے کے 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئی جنہیں وہ گنتے رہے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے، کیونکہ جو ٹرین کا سفر ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، اس میں جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ آرام دہ ہوتی ہیں۔ سرنگیں وہ راستے ہوتے ہیں جو پہاڑوں کو کھود کر نکالا جاتا ہے۔ پہاڑوں کو کھود کے جو راستہ بنایا گیا ہوتا ہے وہ سرنگیں کہلاتی ہیں، تاکہ وہاں پہ ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے تاکہ ٹرین آسانی سے گزر سکے۔ اور قائد اعظم کی جو چیزیں ہیں وہ سنبھال کر رکھی گئی ہیں تاکہ وہاں پہ جو سیاح ہیں جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، یا ان چیزوں کو جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کو اچھی حالت میں نظر آ سکے، اور اس کا دھیان رکھنا، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔